दोस्तों सैमसंग ने अनाउंस कर दिया है कि दुनिया का सबसे पहला HDR10+ एडवांस स्ट्रीमिंग जो कि आप प्राइम वीडियो के ऊपर देख पाओगे वो सिर्फ सैमसंग के 2026 वाले जो टीवी अवेलेबल होंगे उसी के ऊपर आप देख पाओगे, जहां पर स्क्रीन की ओवरऑल ब्राइटनेस इसमें बेटर मिलेगी। हर सीन के हिसाब से पिक्चर को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। फास्ट एक्शन सीन जो होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या एक्शन मूवी में हो, वो भी और ज्यादा आपको स्मूथ लगने वाले हैं। कलर और कॉन्ट्रास्ट भी काफी ज्यादा नेचुरल दिखने वाला है आपको, और ये सिर्फ सैमसंग के टीवी पे ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। और ये जो टेक्नोलॉजी होगी ये डॉल्बी विजन 2 को डायरेक्ट कंपटीशन देगी। दोस्तों रॉकस्टार ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 27 अगस्त 2026 को वो GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक वाला मतलब ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं, जिसके अंदर आप गेम प्ले देख पाओगे। गेम प्ले किस तरीके का होता है, पूरी ओवरऑल गेमिंग कैसी देखने को मिलेगी आपको GTA 6 के अंदर। और ये एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स के ऊपर सबसे पहले प्रीमियर किया जाएगा और उसके बाद ये रॉकस्टार की वेबसाइट और यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको गेम प्ले की डिटेल देखने को मिलेगी, वाइस सिटी देखने को मिलेगी, ल्यूनिडा वर्ल्ड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जेसन और लूसिया का जो भी मिशन होगा वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर कॉम्बैक्ट, ओपन वर्ल्ड मैकेनिज्म, कार वगैरह ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी इस ट्रेलर में। हालांकि गेम को रिलीज होने में अभी कुछ महीने ही रहते हैं, जहां पर 19 नवंबर 2026 को ये रिलीज होने वाली है। और गेम प्ले दिखाए बगैर ही इन्होंने इतनी सेल कर दी है कि इनका जितना पैसा लगा था इस गेम को बनाने में वो तो रिकवर एक झटके में हो गया। और इसी गेम से जुड़ी हुई एक खबर तो आपको मालूम होगी कि GTA 6 की फिजिकल कॉपी नहीं आने वाली है, और इसके ऊपर सोनी ने भी एक कंफर्मेशन दे दी है, क्योंकि उन्होंने अपने PS5 जो अभी सेल हो रहे हैं उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया है कि फ्यूचर में फिजिकल डिस्क आपको नहीं मिलने वाली है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और डिजिटल डाउनलोड पे ही आप निर्भर रहोगे। और जनवरी 2028 के बाद में तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, कोई भी डिस्क नहीं दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सोनी का कहना ये है कि फिजिकल डिस्क में होता है क्या है कि बंदा गेम खेल लेता है और उसके बाद में उसको बेच देता है सस्ते दामों पे, और वो फिर रीसेल होती रहती है, जिससे कि नुकसान हो जाता है सोनी वालों का इस तरीके की चीज़ों से। जिसकी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि भैया अब इंटरनेट से ही डाउनलोड करो, आपको कोड मिल जाएगा, चाहे वो फिजिकल कोड ले लो या ऑनलाइन ले लो ईमेल पे, और उसको लेके आप उस गेम को वैलिडेट कर दो कि भैया ये गेम आपने परचेज करी है, वो आपकी हो गई है। तो बस इसी तरीके से गेम चलने वाली है आगे के वक्त में, क्योंकि पायरेसी अगर नहीं भी होती है डिस्क के साथ में तो वो रीसेल होती रहती है, जिसकी वजह से सोनी को मान लो अगर 10 जनों को वो गेम बेचनी थी तो वो 10 गेमर क्या करते थे कि एक साथ ही गेम परचेज कर लेते थे और अलग अलग शेयर करके खेल लेते। दोस्तों ये वीडियो तो आप सभी ने देखी होगी, एक वक्त में काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इसके अंदर एक नेपाली शिरपा जिनका नाम जेलजे शिरपा था, वो माउंट एवरेस्ट के समिट पर जा रहे थे अपने क्लाइंट को लेकर, और वहां पर जब ये 8000 मीटर से ऊपर डेथ जोन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो इनको दिखता है एक मलेशियन क्लाइंबर जिसका नाम टी रविचंद्रन था, और वो हाइपोथर्मिया का शिकार था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और उनके पास में ज्यादा वक्त नहीं था, उनकी जान बच नहीं सकती थी उस डेथ जोन के अंदर। लेकिन फिर भी जेलजिंग शिरपा अपने क्लाइंट को छोड़कर ये कहते हैं कि भैया इसकी जान बचानी जरूरी है, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो वो उसको कैरी करते हैं अपनी पीठ पर, और 6 घंटे तक वो अपनी पीठ पर उन्हें लाद कर किसी तरीके से कैंप 4 पर पहुंचा देते हैं, ताकि दूसरे शिरपा उनको और नीचे ले जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इसका फल इनको पता क्या मिलता है कि जेलजिंग शिरपा को टी रविचंद्रन ब्लॉक कर देते हैं इंस्टाग्राम से। मतलब जिन्होंने ऐसी मुश्किल सिचुएशन के अंदर इस बंदे की जान बचाई, उसको हीरोइक रेस्क्यू भी कह सकते हो आप, क्योंकि वहां पर तो खुद चलना मुश्किल होता है और ये पीठ पर लाद कर उनको नीचे लेके गए। लेकिन उसके बाद में इसका रिजल्ट ये मिलता है कि इनको इंस्टाग्राम के ऊपर से ब्लॉक कर दिया जाता है, और यहाँ पर ब्लॉक करने की वजह भी एक्चुअली में रिवील नहीं की गई है। मे बी कोई अंदाजा ही लगा सकते हैं हम तो। दोस्तों सोच के देखो कि आप किसी फ्लाइट के अंदर जा रहे हो, सडनली एक पैसेंजर का मत्था ठनकता है कि भैया मेरे साइड में तो एक एग्जिट गेट है, मैं उसको खोल के उतरता हूँ या कुछ करता हूँ। ऐसा ही कुआलालंपुर से कोची आ रही एक फ्लाइट के अंदर एक पैसेंजर ने किया, उसके साइड में इमरजेंसी एग्जिट थी, उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा था। अब किस लिए कर रहा था वो मालूम नहीं, लेकिन कैबिन क्रू उसको रोकता है। उसके बाद में वो विंडो पैनल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। क्या उसके दिमाग
दिमाग में आता है क्या नहीं आता, लेकिन इससे बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हुआ और जो साइड में पैसेंजर बैठे थे उन्होंने भी किसी तरीके से इस बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि कैबिन क्रू से ये बंदा कंट्रोल में नहीं आ रहा था और लैंडिंग के बाद में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, राजपाल यादव की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपको मालूम हो, उन्होंने फिल्म करी थी अता पता लापता, जिसके अंदर उनको भारी नुकसान हुआ था और वो फिल्म उन्होंने लोन पर पैसा वैसा लेके बनाई थी और इसके बाद में ये फिल्म पिट गई थी, फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से पैसा रिकवर ही नहीं हो पाया था। अब यहाँ पर राजपाल यादव का कहना ये है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जिनसे भी मैंने लोन वोन लिया था, इन्होंने केस वेस डाल दिया था मुझ पे, जिससे कि ये फिल्म को स्क्रीन ज्यादा नहीं मिल पाई, नुकसान हो गया। तो खुद इन लोगों ने ही नुकसान करवाया है मेरा, लेकिन फिर भी यहाँ पर राजपाल यादव जी के ऊपर 16 करोड़ 61 लाख रुपए का लोन है जो कि इनको चुकाना है, जिसमें से कुछ पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी था। तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था उसको रिकवर करने के लिए अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन लगाने वाला है, जिसमें इनका एंसेस्टर हाउस भी है, इनकी प्रॉपर्टी भी शामिल है, जहां पर शाहजहांपुर के अंदर है इनकी कुछ प्रॉपर्टी, उसको बेच के वो किसी तरीके से ज़्यादा अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी प्रॉपर्टी 9 सितंबर को ऑनलाइन ऑक्शन में चली जाएगी, जिसको करवा रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।